नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख मेले। आज देखिए मैं दोस्तों प्रमुख मेले के बारे में बताऊंगी कि कौन सा मेला किस स्थान पर स्थित है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है या किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी जीडी, सीजीएल सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज मैं जीके में आप सभी लोगों को प्रमुख मेले के बारे में बताऊंगी जो हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे मेले का नाम और एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे स्थान। एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे मेले का नाम, एक तरफ स्थान, यानी कि कौन सा मेला किस स्थान पे स्थित है उसको लिखेंगे। मेले के नाम जैसे देखिए यहाँ पे हमारा पहला दिया है देव मेला, तो देव मेला कहाँ पे स्थित है, तो वैसे एक तरफ स्थान डाल लेंगे और एक तरफ आप लोग मेले का नाम। तो एक तरफ आप लोग मेले का नाम डाल लीजिए, एक तरफ स्थान। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा पहला है देव मेला। यदि पूछे कि देव मेला कहाँ स्थित है, तो देव मेला बाराबंकी में स्थित है। देव मेला बाराबंकी में स्थित है। फिर हमारा अगला है राम बारात। राम बारात नामक मेला कहाँ स्थित है, तो देखिए दोस्तों, राम बारात नामक मेला आगरा में स्थित है। राम बारात मेला आगरा में स्थित है। फिर हमारा अगला दिया है गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला, तो देखिए दोस्तों, गोविंद साहब मेला अतरौलिया में स्थित है। यह अतरौलिया में लगता है गोविंद साहब मेला, तो यह अतरौलिया में स्थित है। इसका स्थान हो जाएगा अतरौलिया। फिर हमारा अगला है नवचंदी मेला। अगला है नवचंदी मेला, तो देखिए दोस्तों, नवचंदी मेला मेरठ में लगता है और नवचंदी मेला के स्थान का नाम है मेरठ, यानी कि नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि एक तरफ मेले का नाम डालेंगे, एक तरफ स्थान और उसमें लिखेंगे। तो हमारा पहला दिया है देव मेला, तो देव मेला देखिए बाराबंकी में स्थित है या बाराबंकी में लगता है। देव मेला बाराबंकी में लगता है। फिर हमारा अगला है राम बारात। राम बारात आगरा में लगता है। राम बारात, तो राम बारात आगरा में लगता है। फिर हमारा अगला है गोविंद साहब मेला। तो देखिए दोस्तों, गोविंद साहब मेला अतरौलिया में लगता है। गोविंद साहब मेला अतरौलिया में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है नवचंदी मेला। तो नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है रामनवमी मेला। तो देखिए दोस्तों, रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है कुंभ मेला। तो देखिए दोस्तों, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला, तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है गढ़ मुक्तेश्वर मेला। अगला है दोस्तों गढ़ मुक्तेश्वर मेला, तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है बटेश्वर मेला। अगला है दोस्तों बटेश्वर मेला, तो देखिए बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला, तो देखिए दोस्तों, खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। अगला हमारा दिया है खिचड़ी मेला, तो खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। फिर देखिए दोस्तों, आगे हमारा है अगला है श्रावणी मेला। तो श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। श्रावणी मेला, तो श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है सोरो मेला। तो सोरो मेला कासगंज में लगता है। अगला हमारा है सोरो मेला, तो सोरो मेला कासगंज में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है कैलाश मेला। तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। अगला दोस्तों हमारा दिया है कैलाश मेला, तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला, तो देखिए दोस्तों, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला, तो देवी पाटन मेला हो जाएगा बलरामपुर में। देवी पाटन मेला हो जाएगा बलरामपुर में। फिर हमारा अगला दिया है नवरात्रि मेला। नवरात्रि मेला, यानी कि देखिए दोस्तों, जब नवरात्र में मेला लगता है तो नवरात्रि मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आगरा में यह प्रसिद्ध मेला लगता है नवरात्रि मेला, तो इसका स्थान आगरा में। देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो मेला लिया, जो प्रसिद्ध स्थान है वहीं पे लगेंगे। यानी कि जैसे देवी पाटन मेला है तो उसका प्रसिद्ध स्थान बलरामपुर में ही लगता है। देवी पाटन मेला का प्रसिद्ध स्थान बलरामपुर में ही है। तो फिर उसी प्रकार हमारा है नवरात्रि मेला।
तो नवरात्रि मेला प्रसिद्ध रूप से आगरा में लगता है, तो वहाँ का प्रसिद्ध मेला है। नवरात्रि मेला आगरा का प्रसिद्ध मेला है, तो नवरात्रि मेला का स्थान हो जाएगा आगरा। फिर हमारा अगला दिया है देव छठ मेला। तो देखिए दोस्तों, देव छठ मेला दाऊजी में लगता है। दाऊजी नामक कोई स्थान वहाँ पे लगता है। देव छठ मेला तो दाऊजी में लगता है, तो देव छठ मेला हो जाएगा दाऊजी। फिर हमारा अगला है गोविंद सागर मेला। तो देखिए दोस्तों, एक गोविंद साहब हमने आप लोगों को बताया और एक गोविंद सागर मेला। तो गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। और यहाँ पे हमने आप लोग को बताया गोविंद साहब मेला तो वहाँ अतरौलिया में लगता है। तो देखिए दोस्तों में अंतर है। जब गोविंद साहब मेला पूछे तो आप लोग अतरौलिया लगाएंगे, और जब गोविंद सागर मेला पूछे तो आप लोग अम्बेडकर नगर लिखेंगे। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में है और गोविंद साहब मेला अतरौलिया में है। तो दोस्तों दोनों में अंतर है। तो मैंने आप लोगों को आज प्रमुख मेले के बारे में बताया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा दिया था पहला, एक हमने आप लोग को बताया कि पहले आप लोग इसमें एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे मेले का नाम, एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे स्थान। तो मेले के नाम में लिखेंगे देव मेला। नंबर 1 हमारा है देव मेला। तो देखिए दोस्तों, देव मेला कहाँ पे स्थित है या कहाँ पे किस स्थान पे देव मेला लगता है, मतलब कि देव मेला कहाँ पे लगता है, तो उसी स्थान का नाम लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, देव मेला बाराबंकी में लगता है, तो इसमें लिखेंगे बाराबंकी। देव मेला बाराबंकी में लगता है। फिर हमारा अगला है राम बारात। तो राम बारात नामक मेला आगरा में लगता है। राम बारात नामक मेला आगरा में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है गोविंद साहब मेला। अगला हमारा है गोविंद साहब मेला, यहाँ अतरौलिया में लगता है। गोविंद साहब मेला तो यहाँ आ जाएगा अतरौलिया में। गोविंद साहब मेला तो यहाँ अतरौलिया में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है नवचंदी मेला। तो देखिए दोस्तों, नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। नवचंदी मेला मेरठ में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है रामनवमी मेला। रामनवमी मेला तो देखिए दोस्तों, रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है कुंभ मेला। अगला हमारा है कुंभ मेला। तो देखिए दोस्तों, कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज नामक स्थान है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। फिर हमारा अगला दिया है गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला तो देखिए दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला तो देखिए दोस्तों, बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है खिचड़ी मेला। तो देखिए दोस्तों, खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर नामक स्थान पर लगता है। फिर हमारा अगला दिया है श्रावणी मेला। तो देखिए दोस्तों, श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। हमारा अगला दिया है श्रावणी मेला। तो श्रावणी मेला फर्रुखाबाद में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है सोरो मेला। तो सोरो मेला कासगंज में लगता है। सोरो मेला तो सोरो मेला हो जाएगा कासगंज में लगता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है कैलाश मेला। अगला है हमारा कैलाश मेला। तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है देवी पाटन मेला। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है नवरात्रि मेला। तो नवरात्रि मेला आगरा में लगता है। नवरात्रि मेला आगरा नामक स्थान पर लगता है। फिर हमारा अगला दिया है देव छठ मेला। देव छठ मेला तो देखिए दोस्तों, देव छठ मेला दाऊजी में लगता है। दाऊजी नामक स्थान है, वहाँ पर देव छठ नामक मेला लगता है। फिर हमारा अगला दिया है गोविंद सागर मेला। तो देखिए दोस्तों, गोविंद सागर नामक मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। और यदि यह पूछे कि गोविंद साहब मेला, तो देखिए दोस्तों, गोविंद साहब मेला अतरौलिया में लगता है, और जबकि गोविंद सागर नामक मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है शाकंभरी देवी का मेला। शाकंभरी देवी का मेला तो देखिए दोस्तों, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। फिर हमारा अगला है राम बारात। तो राम बारात नामक मेला अयोध्या आगरा में लगता है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला है रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है।
फिर हमारा अगला दिया है कैलाश मेला। तो देखिए दोस्तों, कैलाश मेला आगरा में लगता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है परिक्रमा मेला। तो देखिए दोस्तों, परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है कबीर मेला। तो कबीर मेला मगहर में लगता है। कबीर मेला मगहर में लगता है। और परिक्रमा मेला अयोध्या नामक स्थान पर लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या नामक स्थान पर लगता है और कबीर मेला मगहर नामक स्थान पर लगता है। फिर हमारा अगला दिया है दोस्तों देवी पाटन मेला। तो देखिए दोस्तों, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है कालिंजर मेला। तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। कालिंजर मेला, तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। फिर हमारा अगला दिया है बल सुंदरी देवी मेला। बल सुंदरी देवी मेला, तो देखिए दोस्तों, बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में लगता है। बल सुंदरी देवी का मेला या बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर नामक स्थान पर लगता है। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर नामक स्थान पर लगता है। फिर हमारा अगला दिया है ढाई घाट मेला। ढाई घाट मेला, तो देखिए दोस्तों, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। हमारा अगला दिया है ढाई घाट मेला। तो ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता है। फिर हमारा अगला है मनकपुर मेला। तो मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। हमारा अगला है मनकपुर मेला। तो दोस्तों, मनकपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। फिर हमारा अगला है देव छठ मेला। तो देखिए दोस्तों, देव छठ मेला दाऊजी नामक स्थान पर लगता है। देव छठ मेला दाऊजी नामक स्थान पर लगता है। फिर हमारा अगला है नवरात्रि मेला। तो नवरात्रि मेला आगरा नामक स्थान पर लगता है। नवरात्रि मेला आगरा लगता है। फिर हमारा देखिए दोस्तों, अगला दिया है गोविंद सागर मेला। तो गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में लगता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को प्रसिद्ध मेले के बारे में बताया है, जो हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो मैंने आज आप सभी लोगों को प्रमुख मेले के बारे में बताया। और देखिए दोस्तों, यह हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा यूपीपी पुलिस का हो गया, और एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे का हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जीके ऐसा एक टॉपिक है जो हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने आप सभी लोगों को प्रमुख मेले के बारे में बताया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है, जो देखिए दोस्तों, हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी हुआ, सीजीएल है, यूपीपी, आरआरबी एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता को जोड़ा गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग यही भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। हम भारत के लोग यही भारतीय संविधान के अधिकार का स्रोत हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति से भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व लिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की क्रांति प्रेरित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के शुरुआती शब्द कौन से हैं? तो शुरुआती शब्द हैं हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के देश से लिया गया है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया? संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। और यदि पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता है? तो देखिए दोस्तों, भारत की संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता है। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार की अखंडता है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य कहा गया है। देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य कहा गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर को क्या अर्थ है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, या फिर किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान सभा में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, आयरलैंड देश के संविधान से संविधान सभा में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं। संविधान सभा में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखिए दोस्तों, राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत यह हमारा भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन भाग 4 में है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और देखिए दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है और आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यदि पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में दिया गया था। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम 1954 ईस्वी में दिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिट जारी किए जाते हैं। रिट जारी किए जाते हैं, तो देखिए दोस्तों, रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो देखिए दोस्तों, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो देखिए दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो देखिए दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो देखिए दोस्तों, सन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? संविधान का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो दोस्तों देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को बन गया था। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को बन गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो देखिए दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? वह कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए दोस्तों, वीवी गिरी थे जिन्होंने जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी
वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 ईस्वी को पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1931 ईस्वी में 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना से हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो देखिए दोस्तों, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है। तो दोस्तों, प्रस्तावना को पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाला ने कहा है। प्रस्तावना को पहचान पत्र एन.ए. पालखीवाला ने कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो देखिए दोस्तों, के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था और वह कब हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन हुआ था।
धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके और पॉलिटी के और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो पॉलिटी का है, यह हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी जीडी का पेपर हो रहा, उसमें भी पॉलिटी से संबंधित हर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जीडी हुआ, सीजीएल हुआ, यूपीपी है, आरआरबी, एनटीपीसी है, ग्रुप डी, सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक है ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हर बार ही पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, तीनों सेनाओं का कमांडर भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो हम आज आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है पकानी कोका द्वयोदशम। तो दोस्तों, इसका ट्रिक हो जाएगा पकानी कोका द्वयोदशम। और देखिए दोस्तों, पकानी कोका द्वयोदशम में हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में वर्णन, राष्ट्रपति के पद से लेकर उसकी शपथ, योग्यताएं, कार्यकाल और महाभियोग सभी हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक दिए गए हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। अब देखिए दोस्तों, पकानी में पास ही हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख आर्टिकल 52 में दिया है। अब फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया गया है। अब फिर देखिए दोस्तों, कोका में को से हो जाएगा कोटा, यानी कि रीति। तो राष्ट्रपति की कोटा के बारे में आर्टिकल 55 में दिया है। फिर का से हो जाएगा कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। फिर अब देखिए दोस्तों, दुइयों में दा से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में दिया गया है। फिर दुइयों में यो से हो जाएगा योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में वर्णन आर्टिकल 58 में दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, दसम में दा से हो जाएगा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दिया गया है। अब दसम में सा से हो जाएगा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ देखिए दोस्तों आर्टिकल 60 में दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ है आर्टिकल 60 में दिलाया जाता है। फिर माँ से हो जाएगा महाभियोग। माँ से हो जाएगा महाभियोग। और दोस्तों देखिए, महाभियोग के बारे में वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्टिकल किसमें महाभियोग के बारे में वर्णन दिया गया है। उसमें पूछा है कि क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि महाभियोग के बारे में वर्णन आर्टिकल किस में दिया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से एक ऑप्शन आर्टिकल 61 रहेगा। तो दोस्तों, महाभियोग के बारे में वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। और एक आर्टिकल हमारा जो होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों, एक आर्टिकल हमारा आर्टिकल 76 है, जिसमें महान्यायवादी के बारे में बताया जाता है। वह भी हमारा क्वेश्चन हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज आप सभी लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बताया है। तो हमारा जीके का ट्रिक क्या है?
पकानिकोका द्वयोदशम। पकानिकोका द्वयोदशम, इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक के सभी अनुच्छेद दिए हैं, जिसमें राष्ट्रपति के पद से लेकर राष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में वर्णन है। तो दोस्तों पकाने में पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन आर्टिकल 52 में दिया है। और फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, तो कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में दिया है। अपनी से हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन, तो निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया है। फिर देखिए दोस्तों कोका में कोटा से हो जाएगा, कोटा से हो जाएगा, कोटा के बारे में वर्णन आर्टिकल 55 में दिया है। फिर देखिए दोस्तों फिर का से हो जाएगा कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 आर्टिकल 56 में दिया है। और देखिए दोस्तों यदि पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। फिर देखिए दोस्तों दुइयों में दास से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति, तो दोबारा नियुक्ति के बारे में वर्णन आर्टिकल 57 में दिया गया है। फिर यो से हो जाएगा योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों दसम में दा से हो जाएगा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दिया गया है। फिर 7 से हो जाएगा शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों आर्टिकल 60 में दिलाई जाती है। यदि पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल में दिलाई जाती है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 में दिलाई जाती है। फिर दोस्तों मां से हो जाएगा महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग आर्टिकल 61 में है। तो दोस्तों हमने आप लोग को बताया कि एक आर्टिकल हमारा 61 जिसमें महाभियोग के बारे में वर्णन है, और एक आर्टिकल 76 जिसमें महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। तो यह दोनों आर्टिकल ही कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण ट्रिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को महात्मा गांधी के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों आज हमारा जीके का यह वीडियो जो है एसएससी जीडी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है और उसमें महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को देख लीजिए। और देखिए दोस्तों जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ यह हर बार ही हर कंपटीशन की परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और दोस्तों यदि पूछे कि क्वेश्चन में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। और यदि पूछे कि गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों यदि पूछे कि महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए कितने आंदोलन है, तो महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन दिए थे। नंबर 1 भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 2 असहयोग आंदोलन और नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए दोस्तों महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो देखिए दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दिया था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए 3 आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी किस ग्रंथ को अपनी माता कहते थे। गांधी जी किस ग्रंथ को अपनी माता कहते थे। तो देखिए दोस्तों भगवत गीता को
गांधी जी अपनी माता मानते थे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे महात्मा गांधी अपनी माता मानते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यदि पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक लुईस फिशर हैं। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुईस फिशर हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? यह किस व्यक्ति को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। यदि दोस्तों आपसे पूछे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आप बताएंगे कि महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दोस्तों, यदि पूछे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों, पूछे कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो आप बताएंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के पसंदीदा भजन। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए, वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए किसने लिखा है? गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए को किसने लिखा है? तो देखिए दोस्तों, इसको नरसिंह मेहता ने लिखा है। वैष्णो जन तो तेन्हे कहिए भजन को नरसिंह मेहता ने लिखा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। और दोस्तों, यदि पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए दोस्तों, यदि हमें से क्वेश्चन पूछे कि भारत के प्रथम पुरुष कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आप बताएंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष थे। और यदि दोस्तों पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो भारत की प्रथम महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वह मदर टेरेसा थी। और यदि पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिन्होंने प्रथम भारत रत्न प्राप्त किया, तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला
जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत में सबसे पहले भारत रत्न को प्राप्त करने वाली महिला थी। और यदि पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो आप बताएंगे मदर टेरेसा भारत की प्रथम महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा है, तो देखिए दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो नारा का संबंध किस आंदोलन से है। करो या मरो नारा का आंदोलन करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है, तो देखिए दोस्तों, करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और करो या मरो नारा का संबंध किस आंदोलन से है, तो दोस्तों, करो या मरो नारे का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो देखिए दोस्तों, गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। महात्मा गांधी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा है। गांधी जी किस कानून को काला कानून कहते थे, या उन्होंने किस कानून को काला कानून कहा है, तो देखिए दोस्तों, रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब किया, तो दोस्तों, 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को किस रूप में पहली बार प्रयोग किया था। भूख हड़ताल को किस रूप में प्रयोग किया था पहली बार, तो दोस्तों, उन्होंने भूख हड़ताल सर्वप्रथम 1918 ईस्वी को अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में उन्होंने भूख हड़ताल पर काम किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया, तो देखिए दोस्तों, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। और दोस्तों, यदि पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पूछे कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो दोस्तों, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। और यदि पूछे आपसे क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो आप बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। फिर दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ, तो देखिए दोस्तों, माउंटबेटन योजना के अनुसार
माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब वापस आया? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में सन 1928 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन भारत में सन 1928 ईस्वी में आया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, सन 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर हमारा आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? तो देखिए दोस्तों, अहिंसा व सत्य को। अहिंसा व सत्य का प्रयोग उन्होंने अपने दो फेफड़ों के रूप में किया है। अहिंसा और सत्य को उन्होंने अपने फेफड़ों के रूप में प्रयोग किया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने किया था। महात्मा गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में महत्वपूर्ण क्रांतियां बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां। आज मैं कृषि से संबंधित आप लोगों को महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बताऊंगी, जो देखिए दोस्तों हर कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला है श्वेत क्रांति। पहला श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा पहला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हमारा दूसरा है नीली क्रांति। तो देखिए दोस्तों, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हमारा दूसरा नीली क्रांति। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है भूरी क्रांति। तो देखिए दोस्तों, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है रजत क्रांति। तो देखिए दोस्तों, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है पीली क्रांति। तो देखिए दोस्तों, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला पीली क्रांति है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला दिया है काली क्रांति। तो देखिए दोस्तों, काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है काली क्रांति। तो काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला है लाल क्रांति। तो देखिए दोस्तों, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति। तो देखिए दोस्तों, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है स्वर्ण क्रांति। तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला दिया है अमृत क्रांति। तो देखिए दोस्तों, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला दिया है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। गंगा क्रांति संबंधित है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। फिर दोस्तों हमारा अगला है बादामी क्रांति। तो देखिए दोस्तों, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है गोल क्रांति।
तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है इंद्रधनुषी क्रांति, तो इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इंद्रधनुषी क्रांति का उपयोग किया जाता है। इंद्रधनुषी क्रांति है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु हम इंद्रधनुषी क्रांति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को विभिन्न क्रांतियों, विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों के बारे में बताया। तो हमारा पहला है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति में हम दुग्ध उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन है। फिर हमारा अगला है नीली क्रांति, तो दोस्तों नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। यदि कंपटीशन की परीक्षा में पूछे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है भूरी क्रांति, तो देखिए दोस्तों भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है रजत क्रांति, तो दोस्तों रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला है पीली क्रांति, तो देखिए दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा अगला है काली क्रांति, तो दोस्तों काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा आगे दिया है लाल क्रांति, तो देखिए दोस्तों लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला है लाल क्रांति, तो लाल क्रांति संबंधित है टमाटर या मांस उत्पादन से। फिर हमारा अगला दिया दोस्तों गुलाबी क्रांति, हमारा अगला दिया गुलाबी क्रांति, तो देखिए दोस्तों गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला दिया है स्वर्ण क्रांति, तो देखिए दोस्तों स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फिर हमारा आगे दिया है अमृत क्रांति, अमृत क्रांति देखिए दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। हमारा अगला है अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। फिर दोस्तों हमारा अगला है गंगा क्रांति, देखिए दोस्तों गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं गंगा क्रांति का। दोस्तों हमारा अगला दिया है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति के अंतर्गत हम मसाला उत्पादन के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारा अगला है बादामी क्रांति, तो दोस्तों बादामी क्रांति के अंतर्गत हम मसाला उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला दिया है गोल क्रांति, तो देखिए दोस्तों गोल क्रांति के अंतर्गत हम आलू उत्पादन का अध्ययन करते हैं। गोल क्रांति के अंतर्गत हम आलू उत्पादन का अध्ययन करते हैं। फिर हमारा अगला दिया है इंद्रधनुषी क्रांति, तो देखिए दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत हम सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु अध्ययन करते हैं इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। देखिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना एसएससी, जीडी, सीजीएल, यूपीपी, आरआरबी, एनटीपीसी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए जीके में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों एसएससी जीडी का पेपर इस समय हो रहा, तो उसमें भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजना, हेडिंग डालेंगे पंचवर्षीय योजना, तो हम इसमें आप लोगों को बताएंगे पंचवर्षीय योजना क्या था, उसको कौन लागू किया था, कब लागू हुआ था और पंचवर्षीय योजना का मुख्य कारण लागू करने का क्या था। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पंचवर्षीय योजना। इसमें लिखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो आप लोग बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों, यदि कंपटीशन की परीक्षा में पूछे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, भारत में किस सन में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई या फिर पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे सन 1951 ईस्वी में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो दोस्तों, यदि पूछे कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, तो आप बताएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 ईस्वी में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। लेकिन मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को शुरुआत की थी, देश की आर्थिक दशा को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने देश के सुधार के लिए या देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजना की जब शुरुआत की, तो उसके बाद मोदी सरकार ने उस योजना आयोग को बंद करके बल्कि उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। यदि पूछे कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने की पेश की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। और यदि पूछे कि भारत के वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही देश की आर्थिक स्थिति को और गति देने के लिए, देश की विकास को गति देने के लिए इन्होंने सन 1951 ईस्वी में एक पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। फिर हम देखेंगे कि भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। पंचवर्षीय योजना को रूस देश से भारत में अपनाया गया। यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से अपनाया गया था या फिर किस देश से अपनाया गया था, तो आप बताएंगे रूस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था। फिर हम आगे देखेंगे कि जोसेफ स्टालिन भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में सन 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। देखिए दोस्तों, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति वह थे जिन्होंने सोवियत संघ में सन 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। फिर हम आगे देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। तो हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि योजना आयोग क्या है। पहले इतना देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या था, क्यों लागू किया गया था, कब लागू किया गया और इसको कौन लागू किए थे। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो हम देखेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 ईस्वी में
देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री दोस्तों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए, देखिए दोस्तों, भारत देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्थिति को और सुधारने के लिए या उसको आर्थिक विकास को गति देने के लिए उन्होंने 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। फिर हम आगे देखेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए के उद्देश्य से उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की। देखिए दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, उसके बाद मोदी सरकार ने देश के विकास को नई दिशा देने के लिए योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की थी। फिर हम देखेंगे कि भारत में पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। फिर हम आगे देखेंगे कि भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। फिर आगे हमारा है कि जोसेफ स्टालिन भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में सन 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। फिर हम आगे देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य था कि योजना आयोग का था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। तो देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, आप लोग उसे नोट कर लीजिए। पहले अब क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो आप बताएंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में लागू की गई। और हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी। तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश किए थे। यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश किए थे। फिर यदि हमारा क्वेश्चन बने कि भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था, तो दोस्तों आप बताएंगे कि भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। भारत देश ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। फिर दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि वह कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। वह कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो दोस्तों आप बताएंगे जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था। उसमें हमारा क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा नीति आयोग, योजना आयोग, या फिर हमारा और रूस देश से दे दिया और किसी से। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। आप लोग इस बात पर जरूर गौर करिए कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो योजना आयोग का था। और दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। हर कंपटीशन की परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो आप बताएंगे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आगे आप लोगों को योजना आयोग के बारे में बताते हैं कि योजना आयोग क्या था। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डालेंगे योजना आयोग, इसमें लिखेंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन
15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। दोस्तों यदि पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने ही भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश की थी। और यदि पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दोस्तों हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें आप लोग लिखिएगा इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था कि योजना आयोग के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग के द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। देखिए दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया? तो आप बताएंगे 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और पूछे कि क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग के द्वारा लागू किया गया पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना या फिर उसको सभी जगह पर बताना फैलाना ही उस राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य था। और दोस्तों यदि पूछे कि योजना आयोग का गठन कब किया गया तो आप बताएंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दोस्तों आप लोग आगे एक सारणी बना लीजिए जिसमें हमने सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग ऊपर डालेंगे पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 ईस्वी से हुआ था और इसका पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 ईस्वी तक चला था। पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से शुरू होकर 2017 ईस्वी तक लागू हुआ था। तो देखिए दोस्तों हम इसमें आप लोगों को एक एक पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं। आप लोग ऐसी सारणी बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है और एसएससी जीडी के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी जीडी की परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए पहले आप जान लीजिए कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो देखिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1951 से शुरू होकर 2017 ईस्वी तक चला था। आप यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे क्रमांक, एक तरफ पंचवर्षीय योजना और एक तरफ उसका सन डालेंगे कब से कब तक हुआ था। तो देखिए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तो 1951 में हुई थी, लेकिन कब से कब तक चली थी? तो देखिए दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से शुरू होकर 1956 ईस्वी तक चला था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला। और देखिए दोस्तों
पंचवर्षीय योजना यह 5-5 साल के लिए होता है। पंचवर्षीय योजना इसमें 5-5 साल का गैप होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक चला। फिर हमारा दूसरा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक चला था। देखिए दोस्तों, फिर हमारा अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 ईस्वी से शुरू होकर 1966 ईस्वी तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद देखिए, यह तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली योजना अवकाश हो गया था। तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली योजना अवकाश हो गया था। और पहली योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था? तो देखिए दोस्तों, पहली योजना अवकाश 1966 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक हुआ था। देखिए, तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक हुआ था। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद पहली योजना अवकाश हुआ था। पहली योजना अवकाश हुआ और पहली योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, पहली योजना अवकाश होने के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक चला। पहली चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद हमारा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। फिर देखिए दोस्तों, उसके बाद चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के होने के बाद फिर हमारा दूसरा योजना अवकाश लागू हुआ। तो दूसरी योजना अवकाश 1978 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक चला था। उसके बाद देखिए दूसरी योजना अवकाश हुआ हमारा जब 1978 से 1980 ईस्वी तक। फिर उसके बाद हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक चला। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक चला था। फिर दोस्तों, हमारा अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक चला था। सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1985 से 1990 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना होने के बाद तीसरी योजना अवकाश हुआ था। तो तीसरी योजना अवकाश 1990 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक चला। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1922 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, तीसरी योजना अवकाश होने के बाद फिर हमारा अगला क्या है? आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक चला। फिर नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक चला। फिर हमारा अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। फिर हमारा अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक चला था। फिर हमारा अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 ईस्वी से 2017 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना का सारणी भी बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना हमारा 1951 से 2017 ईस्वी तक चला था। पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होकर 2017 ईस्वी तक चला था। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। फिर दोस्तों, तीनों पंचवर्षीय योजना होने के बाद हमारा पहली योजना अवकाश पड़ा। तो पहली योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक हुआ था। पहली योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चला था। फिर दोस्तों, हमारा देखिए आगे पांचवी
पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा दूसरा योजना अवकाश प्रारंभ हुआ। तो दूसरी योजना अवकाश 1978 से 1980 ईस्वी तक चला। फिर उसके बाद हमारा छठवीं पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक चला। फिर हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना है जो 1985 से 1990 ईस्वी तक चला था। फिर देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा योजना अवकाश लागू हुआ। तो तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी तक लागू हुआ था। तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी तक चला। फिर हम देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक चला। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक चला। फिर हम आगे देखेंगे नवीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 ईस्वी से 2002 ईस्वी तक चला था। फिर हम आगे देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक चला था। फिर अगला हमारा है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक चला था। फिर हमारा अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2012 से 2017 ईस्वी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। तो देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना में 5-5 साल का अंतर होता है। तो पंचवर्षीय योजना का समय सीमा क्या था? 1951 से 2017 ईस्वी तक। यदि पूछे कि पंचवर्षीय योजना का समय सीमा, तो आप बताएंगे 1951 से 2017 तक। और यदि पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो आप बताएंगे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने योजना अवकाश को भी अलग करके लिख लिया। तो आप लोग योजना अवकाश का भी साड़ी तैयार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। फिर दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 ईस्वी में लागू हुआ था। और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी तक चला। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए और पंचवर्षीय योजना का साड़ी आप लोग जरूर बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि यार कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, जो एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया, तो आप लोग बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू किया गया। और यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने पेश की थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को पेश किए थे। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे, और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से अपनाई गई थी, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाया गया था, तो आप बताएंगे भारत में पंचवर्षीय योजना रूस देश से अपनाया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस देश से अपनाया गया था। और यदि पूछे कि पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य किसका था, तो आप बताएंगे पंचवर्षीय योजना का बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। और दोस्तों, यदि पूछे कि वह कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया, तो आप बताएंगे जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किए थे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। और पूछे कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछ ही लेता है कि चाचा नेहरू के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप बताएंगे चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है।
और दोस्तों यदि पूछे कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और महात्मा किन्हें कहते हैं तो गांधी जी को महात्मा के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी को बापू जी के नाम से भी जाना जाता है। बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को, चाचा नेहरू के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को और लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। फिर दोस्तों यदि पूछे कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। फिर दोस्तों हमारा अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया तो आप बताएंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। और दोस्तों यदि पूछे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या था तो आप बताएंगे इसका मुख्य उद्देश्य था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना ही राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य था। और दोस्तों यदि पूछे कि कितना योजना आयोग अवकाश हुआ था, कितनी बार योजना अवकाश हुआ तो आप बताएंगे 3 बार योजना अवकाश हुआ था। पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 ईस्वी में और दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 ईस्वी में और तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था पंचवर्षीय योजना। तो आज हमने आप लोगों को पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है। दोस्तों आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके में पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जनरल साइंस में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हूँ। देखिए दोस्तों जनरल साइंस हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों क्लास 10 के सब्जेक्ट बायोलॉजी में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग यानी कि जिसे हम शुगर कहते हैं, तो इंसुलिन की कमी से शुगर रोग होता है। देखिए दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो उसे डायबिटीज रोग यानी कि शुगर रोग हो जाता है। और शुगर को हम मधुमेह रोग भी कहते हैं। शुगर को डायबिटीज या शुगर या फिर मधुमेह रोग तीनों ही उसी का नाम है। डायबिटीज हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में मधुमेह रोग और या फिर हम शुगर रोग कह सकते हैं। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से उत्पन्न रोग हो जाएगा मधुमेह या डायबिटीज। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है। तो देखिए दोस्तों शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़ों से होता है। शरीर में गैसों का विनिमय फेफड़ों के द्वारा होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है। तो देखिए दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। समूह ओ सर्वदाता रक्त समूह है। और यदि पूछे कि सर्वग्राही दाता समूह कौन सा है तो आप बताएंगे ए भी सर्वग्राही दाता समूह है। देखिए दोस्तों सर्वदाता का मतलब है कि ओ सर्वदाता रक्त समूह हमारा ओ है और सर्वदाता का मतलब होता है कि ओ ग्रुप वाला जो होता है व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के अंदर ओ ग्रुप का खून पाया जाएगा वह अपने खून को सभी को दे सकते हैं। ओ ग्रुप समूह का खून
यह अपने खून सभी को दे सकता है। और सर्वग्राही का मतलब केवल वह सबसे ले सकता है लेकिन किसी को नहीं दे सकता है। जिस भी व्यक्ति के अंदर AB ग्रुप का खून रहेगा वह सबसे ले सकता है लेकिन अपना खून किसी को नहीं दे सकता है, सिर्फ AB ग्रुप वाले को ही दे सकता है। और लेकिन जो सर्वदाता रक्त समूह है वह सबको दे सकता है, अपना A ग्रुप को, B ग्रुप को, AB को और O ग्रुप वालों को भी। तो देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। A समूह, B समूह, AB समूह और O समूह 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। और पूछे कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो आप बताएंगे सर्वदाता रक्त समूह O समूह होता है। और यदि पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है तो दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह AB समूह होता है। AB समूह सर्वग्राही समूह होता है और सर्वदाता O समूह होता है। सर्वदाता का मतलब है कि यह सबको दे सकता है और सर्वग्राही का मतलब है सबसे ले सकता है लेकिन किसी को नहीं दे सकता है, केवल AB समूह वाले व्यक्तियों को ही AB समूह दे सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लार में पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी होती है, लार में पाई जाने वाली एंजाइम कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। और यदि पूछे कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो आप लोग बताएंगे दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है और दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यदि दोस्तों पूछे कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 4 जोड़ी पाए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है। तो देखिए दोस्तों, शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। शरीर में तापक्रम का नियंत्रण कहाँ से होता है तो दोस्तों, शरीर में तापक्रम का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। शरीर में तापक्रम का नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 180/80 mm होता है। और यदि पूछे कि रक्तदाब या रुधिरदाब को मापने का इकाई क्या है तो आप बताएंगे स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप को मापने की इकाई क्या है, हम किस यंत्र के द्वारा रक्तदाब या रुधिरदाब को मापा जाता है। तो दोस्तों, रुधिरदाब को मापने की इकाई स्फेग्नोमैनोमीटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली क्या कहलाता है, मनुष्य के मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की मस्तिष्क का बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाता है। मनुष्य की मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर कहलाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं, मछलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं। तो देखिए दोस्तों, मछलियां गिल के द्वारा सांस लेती हैं, मछलियां गिल के द्वारा सांस लेती हैं। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के पिता पूछे तो आप बताएंगे जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता किन्हें माना जाता है। तो दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और दोस्तों, यदि पूछे कि मेंडल ने सबसे पहले उपयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया तो आप बताएंगे मेंडल ने सबसे पहले उपयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल ने अपना उपयोग सबसे पहले मटर के पौधे पर किया था और यदि पूछे कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो आप बताएंगे पिजम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। और यदि पूछे कि अनुवांशिकता का परिभाषा लिखिए तो देखिए दोस्तों, अनुवांशिकता का परिभाषा हो जाएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षणों का उनके बच्चों में आना ही अनुवांशिकता कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के लक्षणों का बच्चों में आना ही अनुवांशिकता कहलाता है।
और पूछे कि आनुवंशिकता के पिता कौन है, तो आप बताएंगे आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और पूछे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और मटर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पिजम सेटिवियम। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़का पैदा होता है जब गुणसूत्र कौन सा होता है। लड़के जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है, तो देखिए दोस्तों लड़कों के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं और यदि महिलाओं के अंदर यानी कि लड़कियों के अंदर पूछे तो लड़कियों के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं और लड़कों के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों यदि पूछे कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और यदि संख्या में पूछे तो आप बताएंगे संख्या में 46 होते हैं और जोड़ी में 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं। और देखिए दोस्तों लड़कों में XY गुणसूत्र होते हैं और लड़कियों में पूछे तो आप बताएंगे लड़कियों में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का प्रयोग किया था। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आप बताएंगे हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का प्रयोग किया था। फिर हमारा एक अगला क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो देखिए दोस्तों रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो आप बताएंगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और यदि पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। और दोस्तों यदि रक्त समूह पूछे कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर A, नंबर B, नंबर C AB समूह, नंबर D O ग्रुप O समूह। तो देखिए दोस्तों यदि पूछे कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो आप बताएंगे O सर्वदाता रक्त समूह है। और यदि पूछे कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो आप बताएंगे AB सर्वग्राही रक्त समूह है और O सर्वदाता रक्त समूह है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन में RBC पाया जाता है यानी कि लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सर्कुलेशन। RBC का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सर्कुलेशन यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो देखिए दोस्तों प्यूटरिड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्यूटरिड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। और देखिए दोस्तों अगला आगे हमारा है मात्रक। यहाँ पे हमने कुछ मात्रक भी आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल या वेग का मात्रक पूछे तो आप दोनों का मात्रक, चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। फिर हमारा अगला है दूरी का मात्रक। तो देखिए दोस्तों दूरी का मात्रक मीटर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि समय का मात्रक। तो देखिए दोस्तों समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। फिर हमारा अगला है वेग का मात्रक। तो देखिए दोस्तों हमने ऊपर आप लोगों को बताया वेग या चाल का मात्रक पूछे तो दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग या चाल दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक। तो देखिए दोस्तों त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का मात्रक। तो देखिए दोस्तों विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन या दूरी का मात्रक पूछे तो दोनों का मात्रक मीटर होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और यदि उष्मा का मात्रक पूछे तो आप बताएंगे उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है।
ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। देखिए दोस्तों, यदि ऊर्जा की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा। और यदि ऊष्मा का मात्रक पूछे तो आप बताएंगे ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। फिर हमारा अगला है ताप का मात्रक। तो देखिए दोस्तों, ताप का मात्रक केल्विन होता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पाने के लिए और जनरल साइंस के भी आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए जीके में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक है कि सौर मंडल से संबंधित प्रश्न। आज मैं आप सभी लोगों को सौर मंडल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, यह हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी है, सीजीएल, यूपीपी है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सौर मंडल से भी संबंधित क्वेश्चन हमारा हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी लोगों को सौर मंडल से संबंधित प्रश्न आप लोगों को बताऊंगी कि सौर मंडल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि सौर मंडल की खोजकर्ता। सौर मंडल की खोजकर्ता कौन किए थे? तो सौर मंडल की खोजकर्ता है कापरनिकस। सौर मंडल की खोजकर्ता कौन है? तो देखिए दोस्तों, सौर मंडल की खोजकर्ता कापरनिकस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कापरनिकस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो देखिए दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल में या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को अभी बताया कि सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। फिर दोस्तों, हमारा आगे क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो देखिए दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहते हैं। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध व शुक्र है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यदि पूछे कि जीवाश्म ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को ही कहते हैं। हमसे पूछे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को ही कहते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह भी चंद्रमा है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी है और
पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह पूछे तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और यदि पूछे कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं तो आप लोग बताएंगे जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून ग्रह है। फिर हमारा अगला है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं, या लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन सी है। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह दो हैं। नंबर 1 शुक्र ग्रह है, नंबर 2 मंगल ग्रह है। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन कौन सी है। तो दोस्तों, पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह 2 हैं। नंबर 1 हमारा शुक्र ग्रह है, नंबर 2 मंगल ग्रह है। तो पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह 2 हो जाएंगी, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस ग्रह को कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस ग्रह को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य रात्रि का सूर्य नार्वे ग्रह को कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस ग्रह को कहते हैं। तो मध्य रात्रि का सूर्य नार्वे ग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नार्वे। फिर देखिए दोस्तों, हमारा आगे क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक ठंडा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वरुण ग्रह को सबसे अधिक ठंडा ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह अरुण यानी कि यूरेनस है, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, अरुण। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह है। देखिए दोस्तों, जब भी पूछे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस ग्रह को कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किस ग्रह को कहते हैं। तो दोस्तों, मध्य रात्रि का सूर्य नार्वे ग्रह को कहते हैं। फिर हमारा यदि पूछे कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा ग्रह है। तो आप बताएंगे कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। फिर यदि पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। फिर हमारा अगला है कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आइए हम आगे आप सभी लोगों को ग्रह के बारे में बताते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ग्रह यानी कि जिसको इंग्लिश में प्लेनेट्स कहते हैं। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है। ग्रह वह खगोलीय पिंड है यानी कि हम आप लोगों को ग्रह के बारे में गहन अध्ययन बताएंगे, ग्रह की परिभाषा बताएंगे और ग्रह के बारे में बताएंगे उसकी स्थिति कैसी है, वह किसकी चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, उन सभी के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए ग्रह यानी कि प्लेनेट्स। तो इसमें लिखेंगे ग्रह वह खगोलीय पिंड है। ग्रह वह खगोलीय पिंड है नंबर 1 जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। नंबर 2 लिखेंगे जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। घूर्णन का मतलब हो जाएगा परिभ्रमण, यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है। 3 हो जाएगा जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। फिर हमारा 4 हो जाएगा कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह अपने निकट तारों के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रहों में प्रकाश नहीं होता है,
ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह अपने चारों ओर स्थित तारों की प्रकाश से चमकते हैं। फिर हमारा अगला है कि जो अपने निश्चित पथ पर दूसरे ग्रह के पथ को क्रॉस नहीं करेगा, यह अपने निश्चित पथ पर दूसरे ग्रह के पथ को क्रॉस नहीं करता है। देखिए दोस्तों, ग्रह क्या होते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे नंबर 1, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। देखिए दोस्तों, ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और नंबर दूसरा हो जाएगा कि जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमता है। फिर हमारा अगला हो जाएगा कि जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। फिर नंबर 4 हमारा हो जाएगा कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये अपने निकट उपस्थित तारों के प्रकाश से चमकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये अपने निकट स्थित तारों के प्रकाश से चमकते हैं। फिर हमारा अगला हो जाएगा कि जो अपने निश्चित पथ पर दूसरे ग्रहों के पथ को क्रॉस नहीं करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, आगे हमने फिगर बनाया यहाँ पे ग्रहों, तो ग्रह 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह। और यह देखिए दोस्तों, यह चारों ग्रह हमारा सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल। फिर देखिए दोस्तों, इधर हमारा फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह सभी 8 प्रकार के ग्रह होते हैं। यदि ग्रह पूछे कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा 9 ग्रह था, लेकिन वर्तमान में हमारा 7 ग्रह हो गया है, 8 ग्रह। तो हमारा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह। देखिए दोस्तों, हमारा पहला है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी ग्रह, चौथा मंगल ग्रह, पांचवा बृहस्पति ग्रह, छठवां शनि ग्रह, सातवां अरुण ग्रह और 8वां हमारा वरुण ग्रह है। और देखिए दोस्तों, यदि हमसे आंतरिक ग्रह पूछे कि आंतरिक ग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो आंतरिक ग्रह 4 प्रकार के हैं। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं चारों, तो हमारा बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। यह चारों ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह हैं, यानी कि पार्थिव ग्रह। चारों ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह हैं। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह, यह सभी चारों हमारे आंतरिक ग्रह हैं। और दोस्तों देखिए, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। अरुण ग्रह और वरुण ग्रह यह बाह्य ग्रह हैं। तो 4 प्रकार के आंतरिक ग्रह हैं और 4 प्रकार के बाह्य ग्रह हैं, जिनको हम पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह भी कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है और बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे 4 प्रकार के आंतरिक ग्रह हैं और 4 हमारे बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह में है नंबर 1 बुध ग्रह, नंबर 2 शुक्र ग्रह, नंबर 3 पृथ्वी ग्रह, नंबर 4 मंगल ग्रह है। और देखिए दोस्तों, बाह्य ग्रह में हमारे चारों कौन कौन से हैं, तो बाह्य ग्रह में हमारा पहला है बृहस्पति ग्रह, दूसरा है हमारा शनि ग्रह, तीसरा हमारा अरुण ग्रह है और चौथा हमारा वरुण ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों को आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में क्या अंतर है उसको बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, एक तरफ आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह और दूसरी तरफ हेडिंग डाल लेंगे जोवियन ग्रह या फिर बाह्य ग्रह। तो कॉलम बना के आप लोग इसमें लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे आंतरिक ग्रह में, तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह ग्रह सूर्य के नजदीक हो, यह ग्रह सूर्य के नजदीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जोवियन ग्रह में लिखेंगे कि यह ग्रह सूर्य के दूर स्थित होते हैं। आंतरिक ग्रह हमारे जो होते हैं 4 प्रकार के, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह, तो यह ग्रह हमारे चारों या सूर्य के नजदीक होते हैं। और जोवियन ग्रह जो हमारे बाह्य ग्रह हैं, यह सूर्य से दूर स्थित होते हैं। फिर हम नंबर 2 लिखेंगे आंतरिक ग्रह में कि इन ग्रहों का तापमान अधिक होता है, इन ग्रहों का तापमान अधिक होता है। देखिए दोस्तों, जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक होंगे तो उनका तापमान आप लोग जानते हैं तापमान अधिक रहेगा। जो भी व्यक्ति या फिर ग्रह सूर्य के स्थित होंगे तो सूर्य का तापमान अधिक होता है, तो इसलिए ग्रहों का तापमान भी अधिक हो जाता है। तो हम लिखेंगे दूसरा नंबर की इन ग्रहों का तापमान अधिक होता है। फिर हम जोवियन ग्रह में लिखेंगे कि इन ग्रहों का तापमान कम होता है।
आंतरिक ग्रह की तुलना में इन ग्रहों का तापमान कम होता है। फिर हम तीसरा लिखेंगे कि सौर पवन के कारण धूल कण व गैस की मात्रा कम पाई जाती है। सौर पवन के कारण इन ग्रहों में धूल कण व गैस की मात्रा कम पाई जाती है। फिर देखिए दोस्तों, हम जोवियन ग्रह में लिखेंगे कि सौर पवन न होने के कारण गैस की मात्रा व धूल कण अधिक होते हैं। सौर पवन न होने के कारण गैस की मात्रा व धूल के कण अधिक होते हैं। देखिए दोस्तों, आंतरिक ग्रह में गैस सौर पवन होने के कारण धूल कण व गैस की मात्रा कम होती है, जबकि जोवियन ग्रह यानी कि वरुण ग्रह में बाह्य ग्रह में सौर पवन न होने के कारण इसमें गैस की मात्रा अधिक होती है व धूल के कण भी अधिक होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपसे पूछे कि आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। यह चारों हमारे आंतरिक ग्रह यानी कि पार्थिव ग्रह हैं। और हमसे जब भी पूछे कि बाह्य ग्रह यानी कि जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताएंगे बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह हमारे बाह्य ग्रह यानी कि जोवियन ग्रह हैं। तो 4 प्रकार के हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 प्रकार के हमारे बाह्य ग्रह होते हैं। और दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को इन दोनों में अंतर भी बता दिया है। तो दोस्तों, जितना मैंने आज आप सभी लोगों को क्वेश्चन बताया है और ग्रह के बारे में बताया है और आंतरिक और बाह्य ग्रह के बारे में अंतर और उसके बारे में बताया है, तो आप सब लोग उसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।